ईवी लेने का सबसे सुनहरा टाइम अभी चल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो हर तरफ डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। Hyundai कोना पर देखेंगे लगभग 4 लाख रुपए तक के डिस्काउंट है। ZS ईवी के प्राइसेस ड्रॉप कर दिए गए हैं लगभग 3 से 4 लाख रुपए। नेक्सॉन पर जाएंगे तो 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है। टियागो ईवी पर 70,000 तक का डिस्काउंट है। यहाँ तक कि MG की कॉमेट ईवी पर भी 1 लाख रुपए कम कर दिए गए हैं। मतलब जहाँ 7,98,000 रुपए से शुरू होती थी, अब 6,99,000 रुपए प्राइस से शुरू हो रही है। अब जिन्होंने ले ली, लेकिन जो लेने वाले हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई प्राइसेस काफी अच्छे गिरे हैं, तो अभी लेने का मौका है। पर क्या हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि भाई क्या ईवी लेनी चाहिए, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या कुछ परेशानी हो सकती है, क्या कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से शायद ये प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में और कम ये प्राइसेस होंगे, तब लेना शायद अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भैया प्राइस ड्रॉप जो हुए हैं उसी से शुरुआत करूंगा। पहला रीज़न है कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। जब नई नई गाड़ियाँ आ रही थी और मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई ईवी से क्या क्या परेशानी हो सकती है, तब भी मैंने ये बात कही थी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जब नई नई होती है कोई भी टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को जो डेवलप करने में पैसा लगा है वो भी आपको अपफ्रंट गाड़ी के कॉस्ट में देना पड़ रहा था। अब धीरे धीरे और डेवलपमेंट हो चुका है, चीज़ें सस्ती हो गई है, बैटरी कम जगह पर रखी जा सकती है, बैटरी का खर्चा कम आ रहा है, ऑब्वियसली है सस्ता होगा। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दो प्रकार से हो गई कि भाई एक प्रकार तो महंगाई थी जो अब धीरे धीरे सस्ती होती चली जा रही है, क्योंकि और भी ज़्यादा चीज़ें निकल कर आ रही है और भी सस्ते में वो काम किया जा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी तो बढ़ गया है। दूसरी चीज़ है कि क्योंकि इमर्जिंग है, हम इस पर क्या भरोसा कर सकते हैं, कितनी रिलायबल है हम नहीं देख सकते। एक गाड़ी जब इंसान लेता है तो लगभग 15 साल तो उसे चलाना चाहता है स्क्रैप पॉलिसी की वजह से, वरना 20 साल चलाना चाहता है, 25 साल भी चलाना चाहता है। क्या आप एक ऐसी चीज़ पर अपना पूरा हार्ड अर्न मनी लगाओगे जो अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है? हालांकि अब देखा जाए तो ईवीज काफ़ी हद तक रेडी हैं। सभी कंपनियों ने अपने अपने प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं मार्केट के अंदर, लोग 3-3, 4-4 साल चला कर देख रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई आपने बहुत डेवलपमेंट कर दी, बहुत ज़्यादा हो गया। जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि हर पेट्रोल पंप पर आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाते हैं, अपने घर पर आप चार्ज कर लेते हैं। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, मेट्रो सिटी से, पुणे में नहीं रहते हैं, मुंबई में नहीं रहते हैं, छोटी सिटीज़ में रहते हैं, उन लोगों के लिए इसे चार्ज करना थोड़ा सा मुश्किल अभी भी है। और लॉन्ग टूर तो वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हाईवेज़ पर, रास्तों पर चार्जिंग स्टेशन कम है। हाँ, आप कोई बड़ा मुंबई दिल्ली हाईवे कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो 650 स्टेशन वहाँ पर बनने वाले, कोई तकलीफ नहीं है भाई, बनेंगे। बट जब मैं बाहर कहीं सफ़र कर रहा हूँ, मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ, भाई छोटी मोटी जगह पर जा रहा हूँ, ऐसे समय पर मेरे पास चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक मुश्किल बना हुआ है। इस वजह से भी आपको जो एंजाइटी होगी, किस बात की? रेंज की। तीसरा पॉइंट है रेंज एंजाइटी। आप खुद देख रहे हैं कि अगर पेट्रोल गाड़ी है आप कितना भी चला सकते हैं, कहीं पर भी पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा, नहीं है तो कुछ तो कर लेंगे भाई, किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट मांग के अगले पेट्रोल पंप पर जाकर के पेट्रोल बोतल में भर के ला लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। बट ऐसा ईवी के साथ नहीं कर सकते। आप किसी से लिफ्ट मांग कर बाहर जाकर बैटरी नहीं ला सकते। आपको गाड़ी ही प्रॉपर धकानी होगी वहाँ तक, या फिर खींचनी होगी, या फिर RSA यूज़ करना होगा, रोड साइड असिस्टेंट यूज़ करना होगा कंपनी का, वो आपको लेकर के जाएंगे। शुरुआत के 1-2 साल फ्री होंगे, उसके बाद तो पैसे लगेंगे। और रेंज मिल मिल के आपको कंपनी बोल देती है 450 की रेंज है, 465 किलोमीटर की रेंज है, बट मिल के आपको 300, 350 ही मिलती है। बहुत सारे लोग होंगे जो कमेंट में बोलेंगे कि हाँ मेरी गाड़ी मेरे को 430 दे रही है। दोस्त, आप चलाते बहुत अच्छे से हो, आप उतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, सिटी के अंदर कर रहे हो, सॉफ्ट फुट हो। जब हाईवेज पर चलती है गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी में यही प्रॉब्लम है कि जब वो हाईवे पर चलती है, लंबा टूर कर रहे हो, ऐसे पर ब्रेकिंग नहीं होती, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल कम होता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी ज़्यादा रेंज नहीं दे सकती। पर हाँ, रेंज एंजाइटी से अगर बचना है तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो हमने बनाया था नेक्सॉन ईवी का, आपको दिख जाएगा। उस वीडियो में प्रदीप जी ने बताया कि वो रेंज एंजाइटी को कैसे हरा रहे हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो जो सबसे बढ़िया गाड़ी भी आप लेंगे अगर मार्केट में 20 लाख 22 लाख रुपए खर्च करके, वहाँ पर आपको रेंज एंजाइटी मिलेगी 300-350 से ऊपर वो नहीं चल सकती। उसके बाद आपको 6 घंटे के लिए रखनी होगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई फास्ट चार्ज भी तो होता है, तो आप सभी को पता है कि फास्ट चार्जिंग जो है वो बैटरी को डिग्रेड भी करती है। तो फास्ट चार्जिंग कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह खुद कंपनी आपको देगी। आप खरीदने जाए, खुद कंपनी आपको बोलेगी भाई फास्ट चार्जिंग ज़्यादा मत करना, घर पे कर लेना चार्ज, 7-8 घंटे लगने दो, ठीक है। तो जो लोग डेली कम्यूट के लिए ले रहे हैं उनके लिए बेटर है। बट डेली कम्यूट के लिए अगर आप ले रहे हो तो आपको ये भी दिमाग लगाना होगा कि भाई ये गाड़ी अपना कॉस्ट तभी निकालेगी जब ये बहुत ज़्यादा रन करेगी, 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर चलेगी, तभी ये पेट्रोल के मुकाबले बेटर साबित होगी। इतना चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चलानी होगी, और बहुत ज़्यादा चलाना है तो रेंज नहीं है। मतलब ये ऐसा कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। और इनिशियल कॉस्ट भी तो ज़्यादा है। आप खुद देखिए 20-22 लाख रुपए आप खर्च करते हैं इन गाड़ियों को लेने के लिए। आप बोलेंगे कॉमेट ले लेता हूँ तो उसकी रेंज भी कम है, उसमें स्पेस भी कम है। कॉमेट बेसिकली एक डेली कम्यूट गाड़ी है जो कि अपना खर्चा कभी भी नहीं निकालने वाली है। पर आप अगर नेक्सॉन पे जाते हो, ZS ईवी पर जाते हो, तो आप एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर देते हो। चौथा पॉइंट है इसका कॉस्ट। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में ये भी आपको बताया था कि कैसे ये अपने कॉस्ट को रिकवर करेगी। अगर मैं 5 लाख रुपए अपफ्रंट, नेक्सॉन का जो पेट्रोल वेरिएंट आप टॉप एंड लोगे वो लगभग 15 का आएगा, और ये गाड़ी आपको 20 की पड़ेगी अपने टॉप एंड के साथ। तो ये जो 5 लाख का गैप है, ये फिल करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा किलोमीटर चलाने होते हैं। बहुत ज़्यादा चलने के बाद, बहुत सालों के बाद, लगभग 4 से 5 साल में रिकवरी देती है। और जैसा कि हमने देखा
पिछले कुछ सालों में, आज से 3 साल पहले जिसने नेक्सॉन ईवी खरीदी होगी उनको आज लग रहा होगा कि यार मैं थोड़ा रुक जाता तो शायद 1.5-2 लाख रुपए मेरे कम हो जाते। 4 लाख का ड्रॉप मजाक नहीं होता दोस्तों। मतलब आप समझिए MG ZS EV पर 4 लाख का डिस्काउंट है। जिन्होंने उतने प्राइस पर खरीदी उनको क्या लग रहा होगा कि रिकवरी तो अब जो खरीदेगा उसको वैसे भी मिल चुकी है। तो ये चीज़ है और आगे भी ये चीज़ होगी। अब आप देखेंगे आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद तो ईवीज़ के प्राइसेस और ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, आगे और भी चीज़ें बनेंगी और भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा और सस्ती हो जाएगी। और बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करने आएंगे कि भाई ईवी जो है एनवायरमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी है, तो मैं यहाँ पर 1-2 लाख रुपये दे सकता हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ कि ऐसा नहीं है। ईवीज़ भी बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को परेशान करती है। बैटरी सेल्स को पूरी तरीके से नष्ट करना मतलब मुश्किल होता है। आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है। हम हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ वाटर वेव्स पे डिपेंडेंट नहीं है। बिजली बनाने के लिए हम बहुत अलग अलग तरीकों से ईंधन जलाते हैं और वहाँ से फिर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी याद रखिए कि पोल्यूशन होता है। इवन CNG थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल जो आने वाला है वो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, लेकिन वहाँ पर भी बैटरी और मोटर यूज़ होती है, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अगला है दोस्तों, गाड़ी अगर आज आपकी चल रही है, आज आपको रेंज बहुत अच्छी दे रही है 100% पे, तो आप समझें कि अगले 8 साल की गारंटी आपको कंपनी ने दी है। और आप बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई बैटरी के कुछ सेल्स बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं, लेकिन 8 साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादातर सेल्स बदलेंगे, बहुत सारे सेल्स बदलेंगे और थोड़े थोड़े जो ख़राब हो रहे हैं उनकी वजह से आपकी रेंज भी ख़राब होगी। मतलब आपको सीमलेस जो एक्सपीरियंस है वो पूरे 8 सालों तक नहीं मिलने वाला है। मैंने पहले भी ये बात करी थी। काफ़ी सारे कस्टमर्स का भी ये कहना है कि समय के साथ इसकी रेंज डिग्रेड होती है, कम होते चली जाती है। अगला पॉइंट है कि आज के समय में ईवी लेना सही है कि नहीं। तो भैया गाड़ियों ने तो अपने प्राइसेस कम कर दिए, कंपनी ने तो गाड़ियों के प्राइस कम कर दिए हैं, लेकिन फेम सब्सिडी जो मिलती थी वो भी अब घटने लगी है। गवर्नमेंट उतना ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो रही है अब ईवीज़ को ज़्यादा प्रचलित करने के लिए मार्केट में, जिसकी वजह से फेम सब्सिडी नहीं मिलती है और आपको अपफ्रंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है। तो एक प्रकार से प्राइसेस ड्रॉप हुई, दूसरे प्रकार से आपसे पैसे ले लिए जाएंगे और आपको उतने ही पैसे जो है आपके जेब से पहली बार में देने होंगे। इनिशियली कॉस्ट आपका उतना ही लगभग पड़ने वाला है। समझिए, अगर आप उतने पैसे देकर भी लेने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कार्स के प्रति, तो क्योंकि आज के समय पेट्रोल पंप पर लाइनें कम होती है, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं और पेट्रोल भरने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है। ईवीज़ को चार्ज होने में कम से कम आधा घंटे तो लगने ही वाला है, कम से कम आधा घंटे, ये समझ लीजिए। और आज के समय में पेट्रोल पंप पे ग्रिड होती है 2 या 3, मैक्सिमम 4 या 5। आप वो समय देखिए कि जब ईवीज़ की लाइन लगी रहेगी और ग्रिड पर 2-3 गाड़ियां ऑलरेडी लगी रहेगी, फिर कितनी ग्रिड आप लगा सकते हैं एक पेट्रोल स्टेशन पर, एक फ्यूल पंप पे, वो यहाँ पर मैटर करेगा। और जब बहुत ज़्यादा ईवीज़ हो जाती है ऐसे समय पर हर एक पर्टिकुलर गाड़ी के लिए आधा घंटा रुकना पड़ेगा। अभी हमें लगता है कि हाँ आधे ही घंटे तो रुकना है, जाएंगे चार्जिंग पर लगाएंगे, आधा घंटे में निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हॉल्टिंग आप आधा घंटे ही कर सकते हो, पर कब? जब ग्रिड फ्री हो, और ग्रिड फ्री होना बहुत मुश्किल होता है। आज ही मैं यहाँ पर ही पुणे में देखता हूँ तो एथर की चार्जिंग स्टेशन पर हमेशा कोई ना कोई गाड़ी लगी होती है, हमेशा कोई ना कोई गाड़ी लगी होती है। अगर आपको अपनी एथर चार्ज करनी है तो सामने वाले से पूछना पड़ता है कितने समय तू करने वाला है चार्ज, उसके बाद मैं चार्ज करूँगा। तो फिर वो आपका आधा 1 घंटा जो है उस चीज़ में निकल जाता है। क्योंकि पुणे में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं तो ये चीज़ समझ में आती है। ऐसे ही कार जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ग्रिड कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बिल्कुल, बट ग्रिड कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। हर एक स्टेशन पर कम से कम 20-20 पेट्रोल पंप है तो 4 फ्यूल पंप से भी काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर चार्जिंग स्टेशन बना रहे हो तो कम से कम 20 या 25 चार्जिंग स्टेशन एक ही जगह पर बनाने होंगे और उतनी सारी गाड़ियाँ रखने के लिए जगह भी बनानी होगी। और एक और चीज़ आपको ख्याल में रखनी है कि भैया आप अभी तो सोच रहे हैं कि चार्ज ही खत्म हो जाएगा गाड़ी का और कुछ नहीं ज़्यादा होगा, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो ख़राब हो सकते हैं या जो काम करना बंद कर सकते हैं। कभी कभी गाड़ी बंद भी हो सकती है रास्ते में। ऐसे समय पर आपको क्या चाहिए होगा? एक टेक्नीशियन चाहिए होगा। जो आम मैकेनिक है वो आपकी गाड़ी को नहीं हाथ लगा सकेगा, इसके लिए प्रॉपर टेक्नीशियन बुलाने होंगे। अब कंपनी का RSA कितना ज़्यादा तगड़ा है, कितना ज़्यादा अच्छा है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर कंपनी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, 2-2 3 घंटे लग रहे हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। तो टेक्नीशियन की अवेलेबिलिटी भी बहुत बड़ा कारण यहाँ पर होती है कि ईवी की तरफ थोड़ा सा मैं झुकाव कम रखता हूँ। हालांकि कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या फिर कुछ साल रुकने चाहिए, देखना चाहिए कि भाई मार्केट किस तरफ जाता है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।